निर्भया कांड पहला मामला नहीं था जहां दोषियों को फांसी की सजा मिली। इससे पहले भी एक भयावह घटना में ऐसा हुआ था, जिसमें कोलकाता के धनंजय चटर्जी को फांसी दी गई। उसका आखिरी बयान था, आमी निर्दोष, यानी मैं बेगुनाह हूँ। मरने के बाद कई लोगों ने दावा किया कि धनंजय वास्तव में निर्दोष था और उसे गलत तरीके से सजा दी गई। यह एक अनोखा मामला था, जहां पहले जनता ने दोषी को फांसी की मांग की और बाद में उसके समर्थन में रैलियां निकाली। इस मामले ने न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। आनंद अपार्टमेंट के तीसरे मंजिल पर नागरदास पारेख का परिवार रहता था, जो मूल रूप से गुजरात के थे। कोलकाता आकर उन्होंने सोने चांदी का व्यवसाय शुरू किया, जो सफल हो गया। परिवार में उनकी पत्नी यशोमती, बेटी हेतल और बेटा भावेश थे। 1990 में हेतल पारेख 10वीं कक्षा की छात्रा थी और उसने अपनी मां से बताया कि गार्ड धनंजय चटर्जी उसे परेशान करता है। पहले भी वह उसकी टीजिंग की शिकायत कर चुकी थी। नागरदास ने 4 मार्च 1990 को धनंजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद उसका ट्रांसफर पारस अपार्टमेंट में कर दिया गया। 5 मार्च 1990 को धनंजय चटर्जी को पारस अपार्टमेंट में ड्यूटी करनी थी, लेकिन आदेश की अनदेखी कर वह सुबह 6 बजे आनंद अपार्टमेंट पहुंचा और दोपहर 2 बजे तक काम करके चला गया। इस बीच नए गार्ड की भी अनुपस्थिति रही। उसी दिन पारेख परिवार अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में व्यस्त था। नागरदास दुकान गए, बेटा कॉलेज और बेटी हेतल परीक्षा देकर दोपहर 1 बजे घर लौटी। 5 बजे यशोमती मंदिर गई, जिससे हेतल घर पर अकेली रह गई। तभी धनंजय अपार्टमेंट में आया और गार्ड से तीसरे फ्लोर के फ्लैट 3 में जाने की बात कही। 5 मार्च 1990 को लगभग 5:45 बजे प्रताप चंद्रपाल, जो धनंजय चटर्जी की कंपनी में सुपरवाइजर था, आनंद अपार्टमेंट पहुंचता है। वह गार्ड दशरथ मुर्मू से पूछता है कि विजय थापा ड्यूटी पर आया या नहीं। गार्ड बताता है कि विजय नहीं आया, बल्कि धनंजय सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी पर था और अभी भी फ्लैट 3 के ऑफिस में फोन करने गया है। सुपरवाइजर धनंजय को बुलाने कहता है, जिस पर गार्ड आवाज लगाता है और धनंजय बालकनी से देखता है। कुछ देर में वह लिफ्ट से नीचे आता है, सुपरवाइजर से बात करता है और फिर अपने काम पर लौट जाता है। यशोमती को लिफ्ट ऑपरेटर से पता चलता है कि थोड़ी देर पहले ही धनंजय उनके फ्लैट में गया था। यह सुनते ही वह घबरा जाती हैं, क्योंकि उनकी बेटी हेतल ने धनंजय के खिलाफ शिकायत की थी और उसका ट्रांसफर हो गया था। यशोमती तेजी से फ्लैट पर पहुंचती हैं, लगातार बेल और दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराहट में वह इमरजेंसी अलार्म बजा देती हैं, जिससे पड़ोसी बाहर आ जाते हैं। दरवाजा तोड़कर जब वे अंदर जाते हैं तो हेतल खून से लथपथ, लगभग नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ी मिलती है। उसकी मां उसे बाहर घसीट लाती है। यशोमती की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पास के डॉक्टर को बुलाया, जो लिफ्ट में ही हेतल की जांच करते हुए उसे मृत घोषित कर देते हैं। पड़ोसियों की मदद से हेतल को फिर से कमरे में लाकर खून से भीगी चादर से ढक दिया जाता है। इस बीच भाई भावेश 7 बजे और पिता 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। हालांकि हेतल की मौत 6:30 बजे ही पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को सूचना 9:01 बजे दी जाती है। यशोमती के बयान के आधार पर धनंजय चटर्जी को प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस उसकी तलाश शुरू करती है। पुलिस को घटनास्थल से टूटी हुई चेन, पीले रंग के शर्ट का बटन और फटी हुई पैंटी जैसी चीजें सबूत के तौर पर मिली, जिन्हें जब्त कर लिया गया। गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट धनंजय चटर्जी की तलाश शुरू की, लेकिन वह 6 मार्च तक लापता रहा। पुलिस ने उसके ठिकानों पर छानबीन की, मगर वह कहीं नहीं मिला।
अंततः 12 मार्च 1990 को धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर से पीले रंग का शर्ट, ट्राउजर और गायब रिचो रिस्ट वॉच भी मिला। हालांकि धनंजय ने खुद को निर्दोष बताते हुए फंसाने का आरोप लगाया। पुलिस पूछताछ में धनंजय बताता है कि 5 मार्च को वह अपने भाई के जनेऊ संस्कार में शामिल होने के लिए अचानक घर गया था। वह फिल्म देखने और फल खरीदने की बात कहता है, लेकिन अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं करता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर दीपंकर गुहा बताते हैं कि हेतल के शरीर पर 21 चाकू के घाव थे और हत्या से पहले उसका गला दबाया गया था। साथ ही उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे। धनंजय के शर्ट के बटन घटनास्थल से मिले, जिससे उस पर हत्या का शक गहराया और अदालत में मामला चला। अदालत में सबसे पहले यह सवाल उठता है कि हेतल की हत्या का कारण क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हेतल ने धनंजय की शिकायत की थी, जिससे उसका ट्रांसफर हुआ। गुस्से में आकर धनंजय ने हेतल के साथ बदसलूकी की और उसकी हत्या कर दी। निचली अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर धनंजय को मौत की सजा सुनाई। धनंजय ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों जगह उसकी सजा बरकरार रही। 14 साल जेल में बिताने के बाद 25 जून 2004 को उसकी फांसी तय हुई। धनंजय ने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन भेजी, जिससे फांसी टल गई, लेकिन जनता और नेताओं ने जल्द फांसी की मांग तेज कर दी। धनंजय चटर्जी की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति द्वारा खारिज होने के बाद 14 अगस्त 2004 को उसकी फांसी तय हुई। फांसी की तैयारी में एक और बाधा आई, क्योंकि कोलकाता के जल्लाद नाटा मलिक रिटायर हो चुके थे। नाटा मलिक ने शर्त रखी कि पहले उनके बेटे को नौकरी दी जाए, फिर वह फांसी देंगे। उनकी शर्त मान ली गई और 14 अगस्त को धनंजय को फांसी दी गई। फांसी के वक्त उसके आखिरी शब्द थे, मैं निर्दोष हूँ, मुझे मिलकर मारा जा रहा है। उसका परिवार शव लेने नहीं आया और जेल में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। सवाल उठता है, क्या धनंजय सच में निर्दोष था? इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए इंडियन स्टैटिस्टिक्स सेन गुप्ता और प्रबल चौधरी ने 2015 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कई खामियों का खुलासा हुआ। लिफ्ट ऑपरेटर की गवाही महत्वपूर्ण थी, लेकिन उसने अदालत में अपने बयान में बदलाव किया, यह कहते हुए कि उसने धनंजय को लिफ्ट से नहीं देखा। पुलिस ने क्राइम सीन से एक गले की चेन बरामद की, जिसे प्रारंभ में धनंजय की बताई गई, लेकिन बाद में यह दूसरे स्टाफ का निकली, जिसने कहा कि उसने यह चेन धनंजय को गिफ्ट की थी। परिवार का दावा था कि धनंजय ने घड़ी चुराई थी, जो गिरफ्तारियों के दिन उसके घर से मिली, लेकिन पुलिस ने उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस बीच सवाल यह भी उठता है कि धनंजय ने केवल घड़ी ही क्यों चुराई, जबकि घर में और भी कीमती चीजें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेतल के शरीर पर 21 चाकू के निशान पाए गए, लेकिन पुलिस ने न तो मर्डर वेपन बरामद किया और न ही अदालत में पेश किया। बिना हत्या के सबूत के धनंजय को फांसी दे दी गई। गवाहों ने बताया कि हेतल का शरीर लहूलुहान था और कमरे में खून फैला हुआ था, लेकिन धनंजय के कपड़ों पर खून का एक भी निशान नहीं मिला। फॉरेंसिक जांच में भी उसके कपड़ों से न तो हेतल के फिंगरप्रिंट्स मिले और न ही कोई डीएनए सैंपल। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर धनंजय ने हत्या की होती तो उसने कपड़ों को सुरक्षित क्यों रखा? यह सब पुलिस की लापरवाही को उजागर करता है। धनंजय के खिलाफ की गई शिकायत पर किसी परिवार के सदस्य के सिग्नेचर नहीं थे, बल्कि चाय पहुंचाने वाले का सिग्नेचर था। कंप्लेंट की कॉपी भी पुलिस और अदालत के सामने पेश नहीं की गई। गार्ड ने गवाही दी थी कि उसने धनंजय को 5:45 पर बुलाया, लेकिन बाद में पता चला कि बालकनी से नीचे झांकना संभव नहीं था। आईएसआई की रिपोर्ट में हेतल की मां पर भी सवाल उठाए गए, जैसे कि उसने 5:02 पर मंदिर के लिए निकलने का दावा किया,
जबकि लिफ्ट ऑपरेटर ने कहा कि वह 4:01 पर गई। पोस्टमार्टम में यह भी कहा गया कि हेतल ने अपने हमलावर के साथ हाथापाई की थी, जिससे सैंपल मिले थे, लेकिन डीएनए जांच कभी नहीं की गई। यही नहीं, हेतल के अंडरगारमेंट से सेमन के सैंपल भी लिए गए, लेकिन उनकी जांच भी नहीं की गई। यह सब पुलिस की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। हेतल की मां के बयान के अनुसार फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, जबकि हेतल की हत्या हो चुकी थी, जिससे सवाल उठता है कि दरवाजा किसने बंद किया। दूसरे गार्ड की गवाही धनंजय के खिलाफ थी, लेकिन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गार्ड और धनंजय के बीच पहले से विवाद था। शुरुआती जांच में कहा गया कि हेतल के साथ जबरदस्ती की गई, लेकिन बाद में इसे सहमति से बने संबंध बताया गया। पुलिस को खबर देने में 3 घंटे की देरी भी संदेहजनक थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। हेतल की मां ने अदालत में कई बार गवाही नहीं दी। कुछ समय बाद हेतल की मां कोलकाता छोड़ गईं और उसके पिता और भाई भी 6 महीने के भीतर अपना कारोबार बंद कर गुजरात चले गए। यदि हम परिस्थितिजन्य सबूतों पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि धनंजय ने यह हत्या की होगी। लेकिन दूसरी ओर आईएसआई की रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में संकेत दिया गया कि हेतल की मौत में ऑनर किलिंग का पहलू हो सकता है, लेकिन इस पर कोई जांच नहीं हुई। 2015 में रिपोर्ट आने के बाद धनंजय के समर्थन में रैलियां हुई और केस फिर से खोलने की मांग उठी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। आपके अनुसार इस मामले में क्या हुआ? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और क्राइम से जुड़ी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हिडन ट्रूथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें। धन्यवाद।